Yes, sir. Please start. ओके, सो सैंपल साइज डिटरमाइन करने की जो मेथड्स है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली और पॉपुलर मेथड है। और इनफैक्ट हम लिटरेचर रिव्यू करते ही है ना, तो उसमें से अगर हम सैंपल साइजेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको रेफर करते हैं तो एक आइडिया आ जाती है कि सैंपल साइजेस क्या होने चाहिए हमारे फील्ड में और हमारे टॉपिक से रिलेटेड। मेथड नंबर 2 पे जा रहे हैं हम लोग, जो है रेडी रेकनर टेबल्स। कुछ चार्ट्स कुछ ऑथर्स ने तैयार करके रखे हैं, वो यूज करके भी सैंपल साइज की आइडिया आ जाती है। आप देखेंगे ये बहुत ही पॉपुलर सा टेबल है बार्टलेट का। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बार्टलेट सैंपल साइज डिटर्मिनेशन टेबल, और ये टेबल डाउनलोड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। इट इज इजीली अवेलेबल ऑन गूगल। आई एम ओपनिंग गूगल। और यहाँ पे आप बार्टलेट्स सैंपल साइज टेबल, ये अगर आप फीड करते हो, स्टिल ओपनिंग, और यहाँ गूगल इमेजेस में हम विजिट करेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। आई एम ओपनिंग इट इन न्यू विंडो। आप देख सकते हैं ये टेबल है बार्टलेट का सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, जो मैंने यहीं से कॉपी किया है यहाँ पीपीटी में। एक्सप्लेन कर देता हूँ सैंपल साइज ये टेबल यूज करके कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक है पॉपुलेशन का साइज, जो कैपिटल एन, अंदाजे से भी मालूम है तो भी चल जाएगा, एकदम प्रिसाइजली टू द पॉइंट ऐसा नहीं रहा पॉपुलेशन का साइज तो भी चल जाता है। दूसरा, हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल वी आर ऑपरेटिंग एट। दो लेवल्स होती है, 95 और 99%, बहुत ही कॉमन सी। और जनरली 95% पे हम जैसे एकेडमिक रिसर्चर्स काम करते हैं, तो आप 95% सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद होती है मार्जिन ऑफ एरर, सैम्पलिंग एरर, और ये 1 से 5% के बीच में कहीं होती है, आप भी देख सकते हो। 1% इज मिनिमम एंड 5% इज मैक्सिमम। तो इसमें से आप कोई भी एक एरर डिसाइड कर सकते हो और ये कॉल आपको लेना है। एरर मीन्स गलती की गुंजाइश, तो गलती जितनी कम उतना बेटर। और एरर और आपका सैंपल साइज, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगी। एरर कम रखोगे सैंपल साइज ज्यादा आएगा, एरर ज्यादा रखोगे सैंपल साइज कम आएगा। मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड मार्जिन ऑफ एरर। 1 से 5% की ब्रैकेट आपके पास अवेलेबल है, इसमें से आइडियली 3% पे ऑपरेट करते हैं, बीच में का 1 से 5 के बीच में। पर यहाँ पे इंसिडेंटली 3% का टॉलरेंस नहीं है ये चार्ट में। तो आप एक तो 2.5 या फिर 3.5% के साथ जा सकते हो। यू सपोज इट इज 2.5 यू हैव सिलेक्टेड, एंड कॉन्फिडेंस लेवल you have selected 95%, and if your target population is 10 lakh, तो आपका सैंपल साइज बन जाएगा 1534। ठीक है। और वही अगर आप 25 लाख टारगेट पॉपुलेशन पे ऑपरेट कर रहे हो तो ये आपका सैंपल साइज हो जाएगा 1536। ओके। आप अगर 5% एरर पे काम कर रहे हो और आपका टारगेट पॉपुलेशन इफ सपोज 50,000 है साइज, तो आपका सैंपल साइज 381 का हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन सिलेक्ट your sample size by fixing upon your confidence level, margin of error, and population size. It is one of the most commonly used ready reckoner table, which is used for sample size determination, the Bartlett table I am referring to. दूसरा एक टेबल है जो पॉपुलर है, जो है ग्लेन का, और यहाँ पे लिमिटेशंस है, इसलिए मैं बार्टलेट का ज्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर यूज करना है तो। आप देख सकते हैं छोटा सा टेबल है, इसमें पॉपुलेशन का साइज बस 1 लाख तक ही दिया है। 1 लाख के ऊपर फिर कुछ भी लोग वो बोल रहा है कि आप 400 का सैंपल साइज ले सकते हो। यहाँ पे एरर भी 5% और 10% दिए, तो इसके लिमिटेशंस है, आप भी देख सकते हो।
इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं खुद बार्टलेट का ही यूज़ करता हूँ। तीसरा है क्रेज़ी और मॉर्गन का, ये भी पॉपुलर सा है। इसमें दो चीज़ें दी गई है, आपका पॉपुलेशन का साइज और सैंपल साइज, बस दो ही चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो आपका सैंपल, आपका पॉपुलेशन का साइज अगर 10 लाख के ऊपर है तो फिर सैंपल साइज आपका 384 के आसपास होना चाहिए, एंड 384 इज सपोज टू बी द बेंचमार्क फिगर। लार्जर लेवल सर्वेस पे 384 के ऊपर ही जनरली काम करते हैं, तो ये एक थ्रेशोल्ड आप ध्यान में रख सकते हो। लार्जर लेवल का मतलब है कि जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन लाख में जा रही है, पॉपुलेशन का साइज, तो उस वक्त 384 या फिर उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। और मैं तो जनरली 753 वगैरह ऐसे सैंपल साइज, 1067 मैं खुद यूज करता हूँ। 783 यहाँ पे मैंने ऑपरेट किया था, ये 5 लाख की पॉपुलेशन थी हमारी। तो दिस वे यू कैन यूज दिस, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है, इसमें न्यूएंसेस ज्यादा है। और ये विलियम जिकमन का टेबल है, विलियम जिकमन के किताब में दिया हुआ है ये। इसमें भी वही चीज है, आपका पॉपुलेशन का साइज, ये एरर है, और ये 70% आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है, और 85% ये दो लेवल पे दिया हुआ है। और हम लोग तो 95% या 99 पे काम करते हैं, इसलिए मैं इतना ज्यादा रिकमेंड भी नहीं करता हूँ इसको। उसके बाद मेथड नंबर 3 पे जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं सैंपल साइज कैलकुलेटर्स की। सैंपल साइज कैलकुलेटर्स ये सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, जो यूज करके आप सैंपल साइज कंप्यूट कर सकते हो। तो मैं सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो सैंपल साइज कैलकुलेटर, जिसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, कुछ ऑनलाइन होते हैं कुछ ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा गूगल में जाके, आपको गूगल में जाके सिंपली टाइप करना है सैंपल साइज कैलकुलेटर। मैं यहाँ गूगल में जाके टाइप कर रहा हूँ सैंपल साइज कैलकुलेटर। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लिंक्स आ रही है कि ये पहला सॉफ्टवेयर है calculator.net, दूसरा है ये सर्वे मंकी का, ये पॉपुलर है, हम लोग भी यूज करते हैं इसको। उसके बाद सर्वे सिस्टम का, ये भी पॉपुलर है। अभी ऑफ कोर्स ये इतने सारे लाखों में अगर आ रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है ना कि इसमें से कौन से रिलायबल है या फिर ज्यादा पॉपुलर है, या जिसका अवेयरनेस ज्यादा है। अगर आप आपके एग्जामिनर को बोल रहे हो कि आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, तो वो जब नाम आप बताओगे तो वो थोड़ा फैमिलियर भी होना चाहिए ना। तो मैं दो तीन नाम आपको बता रहा हूँ, ये सर्वे मंकी आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करिए आप, आंसर सेम ही आता है, यानी सैंपल साइज जो है वो सिमिलर ही आएगा विथ गिवन फिगर्स। जो हम लोग इनपुट देंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर में सेम इनपुट अगर आप देंगे तो आपका सैंपल साइज सेम आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनपुट आपका सेम है और कैलकुलेटर चेंज हुआ है तो जिसकी वजह से सैंपल साइजेस में फर्क आ रहा है, जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद एक रावसॉफ्ट का है, ये भी है, पॉपुलर है। ये तीनों मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ rather। तो पहले देखते हैं ये सर्वे मंकी। ओके, यहाँ हम लोग हैं अभी सर्वे मंकी में। ये सर्वे मंकी आपको दिख रहा है, और ये है सर्वे मंकी का सैंपल साइज कैलकुलेटर। या थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे आप तो आपको ये सॉफ्टवेयर दिखेगा जहाँ पे यू कैन कैलकुलेट योर सैंपल साइज। और इसमें इनपुट मांग रहा है, ये तीन इनपुट्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन,
कॉन्फिडेंस लेवल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और मार्जिन ऑफ एरर। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज यहाँ पे फीड करना होगा। इफ सपोज इट इज 25 लाख, अंदाजे से मालूम रहा तो भी चलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पॉपुलेशन साइज का सैंपल साइज पे। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग 95 का होता है, हम लोग भी 95 पे काम करेंगे। और मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे अभी आप 3% लिख सकते हो, जो मैं आइडियली रिकमेंड कर रहा था। 1 से 5 के बीच में कुछ भी चल जाता है, पर 3% बहुत ही कॉमन सा है। तो आप देख रहे हैं आपका सैंपल साइज 1067 आ रहा है, जो कैलकुलेटर ने हम लोगों को, सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आपके थीसिस के अनेक्स्चर में जोड़ सकते हैं, अगर आप ये मेथड से सैंपल साइज फिक्स कर रहे हो। और आज आपको दिखेगा नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर इस सैंपल साइज पे ऑपरेट भी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये मैं अभी 2012 से ट्रेनिंग ले रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो भी रिसर्च स्कॉलर्स को ये अप्लीकेबल रहता है, रिलीवेंट रहते हैं मेरे इनपुट्स, तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। और मैं देख रहा हूँ इन दिनों कि people or research scholars they have been using these softwares and the methods which I'm explaining you। अभी इसमें आपको डिटेल में अगर जाना है कि ये कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला प्रोग्राम किया गया है सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे कुछ थियरी दी है जो आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, सो पॉपुलेशन साइज वगैरह जो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे ये सब एक्सप्लेन किया गया है। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या है, जो हमने इनपुट दिया था। बाद में कॉन्फिडेंस लेवल 95% यानी क्या होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देन सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला फीड किया गया है। ये मेरे ख्याल का फॉर्मूला है ये। इसमें Z यानी कॉन्फिडेंस लेवल होती है, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये 1 माइनस P इज स्मॉल q एंड इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। E इज योर एरर, टॉलरेंस ऑफ एरर। और बाकी ये सब वही सिंबल्स है। कॉन्फिडेंस लेवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। N is population size and E is your error, it's margin of error या फिर tolerance of error। और आपके पास ये फिगर्स है तो आप मैन्युअली भी ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, पर ये करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैनुअल एरर वगैरह जो हो सकती है वो ओवरकम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है ना। तो इट इज रेडीली अवेलेबल कैलकुलेटर। यहाँ पे थोड़े से फिगर्स चेंज करके देखते हैं। ये 95 की जगह मैं 99 करके देखता हूँ सेम पॉपुलेशन के लिए। आप देखेंगे सैंपल साइज बढ़ गया है। यानी हम क्या कहेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हो, 95 का 99 कर देते हो, तो ये 1067 का 1848 हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं तो सैंपल साइज बढ़ता है। मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर सैंपल साइज। अभी बात करते हैं एरर की। ये 3% एरर का मैं 5% कर देता हूँ। आप देख रहे हैं सैंपल साइज हैज गॉट रिड्यूस डाउन टू 666। मैं इसको 1% कर देता हूँ। लेट अस चेक 16,531 इज द सैंपल साइज नाउ। तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूड ये करेंगे कि मार्जिन ऑफ एरर इज इनवर्सली रिलेटेड विथ योर सैंपल साइज। मार्जिन ऑफ एरर कम करते हो तो सैंपल साइज बढ़ जाता है। 1% के लिए 16,531 आ रहा है, 2% के लिए आप देखेंगे सब्सटैंशियली रिड्यूस हुआ है 4,154। यही 3% के लिए देखते हैं 1848, 4% के लिए देखते हैं 1040, और 5% के लिए चेक करते हैं 666। ओके, अभी बात करते हैं पॉपुलेशन की। यहाँ पे मैं 25 लाख की जगह 50 लाख कर देता हूँ, डबल कर रहा हूँ। पहले तो ये सेटिंग पूरी 95 एक आंकड़ा ले लेता है ना, और ये 3%। ओके, और यहाँ पे हमारा था 25 लाख, 1067, ये आंकड़ा अभी याद रखेंगे। आप देखेंगे फिर भी सैंपल साइज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं होता है सैंपल साइज पे। इसको मैं 75 लाख कर देता हूँ, लेटेस्ट चेक, फिर भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, 1 करोड़ कर देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7,
फिर भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने मैंने 4-फोल्ड पॉपुलेशन साइज चेंज किया, फिर भी इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है इतना सैंपल साइज में। ओके, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन साइज का अंदाजा भी है आपको कि यार 2 4 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 19-20 से। इसको भी 1 लाख करके देखते हैं। 25 लाख से 1 लाख कर दिया तो वो 106 से बनता, 1056 हुआ है। इसको भी 10 लाख करते हैं। देखिए, एक से कम हुआ सिर्फ 1066। ओके, सो दिस वे यू कैन प्ले विथ इट। अभी दूसरा एक सॉफ्टवेयर में डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, सिस्टम, सर्विस सिस्टम। सर्वे मंकी देख लिया आपने, सर्विस सिस्टम देखते हैं। एक सैंपल सर्वे भी है। ओके, ये कैलकुलेटर है आपका। डिटरमाइन सैंपल साइज हियर। कॉन्फिडेंस लेवल दो ही दिया है, 95 99। डिफॉल्ट सेटिंग 95 की है, यही रखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल यानी ये एरर है। ठीक है, ये आपको फीड करना होगा। यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा। और पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और फिर कैलकुलेट की बटन हिट करेंगे तो आपका सैंपल साइज यहाँ मिलेगा आपको। चेक करते हैं एक बार, वही फिगर डालते हैं जो याद है हमको, 95%, 25 लाख। सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल इज 3% ना, और पॉपुलेशन इज 25 लाख। कैलकुलेट करते हैं, आया फिर से 1067। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज इट। ये यूज कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आपको जोड़ना होगा विथ नेम ऑफ द कैलकुलेटर। और देखते हैं रावसॉफ्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है रावसॉफ्ट, वो भी दिखा देता हूँ। ये रावसॉफ्ट का है। इसमें एरर कर देते हैं 3%। बाद में कॉन्फिडेंस 95, पॉपुलेशन साइज ये डाल देते हैं 25 लाख, और रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इसको 50% ही रखना होता है। लेट अस चेक। अच्छा, ये कॉमा नहीं चाहिए इसमें। ये आ गया फिर से 1067। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन जैसे मार्जिन ऑफ एरर यानी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इज द अमाउंट ऑफ एरर दैट यू कैन टॉलरेट। व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल, इसका मीनिंग दिया हुआ है। व्हाट इज पॉपुलेशन साइज, ये दिया है। और रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, दैट दैट यू कैन रीड। और ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके जोड़ सकते हैं आपके अनिश्चित में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सैंपल साइज कैलकुलेटर का पार्ट। मेथड देखेंगे। ये है नंबर ऑफ आइटम्स इन द स्केल। आप अगर लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं तो आपने स्केल में कितने इंडिकेटर्स यूज किए हैं। जैसे कि सपोज ये मेरा क्वेश्चनर है, लिकर्ट स्केल मैंने यूज की है, और ये है आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की स्केल जिसमें मैंने 17 क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 to 17। तो मैं यहाँ पे सीधा नंबर ऑफ आइटम्स मेरे हैं 17, मल्टीप्लाइड बाय आप 10 कर देंगे तो आप हम सिर्फ एक वेरिएबल पे थोड़ी ना काम करते हैं, हमारे 4 5 6। लीस्ट प्रिंसिपल ये यूज कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्लॉबिन का फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको।
ये एक फॉर्मूला है स्लोवेन का, बहुत ही पॉपुलर है। इसको येमेनी का फॉर्मूला भी कहते हैं, येमेनिस या फिर स्लोवेन। ये एन यानी सैंपल साइज है हमारा, जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं। कैपिटल एन इज अवर पॉपुलेशन साइज, और ई जो है ये एक्चुअली अल्फा है, जो है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है एक फॉर्मूला है, लेवल प्लस सिग्निफिकेंस लेवल इज इक्वल टू 100। और आपको मालूम है कॉन्फिडेंस लेवल हम 95% लेते हैं, और इस तरफ अगर 100 है तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल ये 5% हो जाएगा। सिग्निफिकेंस लेवल को परसेंटेज में एक्सप्रेस ना करते हुए इसको डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये अल्फा को हम कंपेयर करते हैं पी वैल्यू के साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95% है तो बाय डिफॉल्ट आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही फिगर्स पुट अप कर रहे हैं। आपका पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन जो लिया है 1000, अल्फा जो है वो 0.05, ये दो ही फिगर्स लगते हैं। और आप कंप्यूटेशन कर रहे हो तो आपका सैंपल साइज आ रहा है 285.71, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 286। So even this formula you can use for computation of your sample size. तो यहाँ पे मेरा सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग जो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने वो लिंकर स्केल का जो क्लास सेटिस्फेक्शन सर्वे का जो बताया थे 17 क्वेश्चन का जो एनालिसिस करने का, वो फिर से बताएंगे क्या? क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही तो मुझे सुनाई नहीं दिया था आपका। अच्छा, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, मैं उससे समझाता हूँ। यस सर। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन ओपन करता हूँ। ओके, मेरा एक रियल प्रोजेक्ट है, उसी का ये क्वेश्चनर है। इसमें आप देख सकते हो कि मैं कुछ कंस्ट्रक्ट्स मेजर कर रहा हूँ, जिसमें पहला कंस्ट्रक्ट है मेरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, और ये मेजर करने के लिए मैं लिकर्ट स्केल यूज कर रहा हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। और यहाँ मैंने इंडिकेटर्स लिए हैं 4। ठीक है, तो माय N1 इज 4 हियर। फिर मैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिए हैं मैंने। तो पहले के 4 और ये 6, 10 हो गए। इसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस, इसमें 1 2 3 4 और 5, टोटल 15 हो गए अभी हैं। इसके बाद फैसिलिटेटिंग कंडीशन, इसमें 1 2 3 4 5 यानी टोटल 20 हो गए। उसके बाद ये 3, 23 हो गए। उसके बाद परस्यूड रिस्क, 1 2 3 4 5 6, तो ये 29 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये 34 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4, 38 हो गए। 39 40 41 42 43 44 45
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55 हो गए मेरे टोटल। तो मेरा सैंपल साइज इस पर्टिकुलर सेंस में बन जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 550। क्लियर है क्या मैडम? यस सर। ओके। अगर आप लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हो तो उसमें इस तरीके से भी सैंपल साइज कंप्यूट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की। सैंपलिंग की टेक्निक्स भी उनको कहते हैं, और दो टेक्निक्स होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, इसमें चार मेथड्स हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और चौथा क्लस्टर सैंपलिंग। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। और इसमें फिर से चार मेथड्स है, कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा और स्नोबॉल। इसका मतलब ये नहीं कि सैंपलिंग की 8 ही मेथड्स है, इसके अलावा और कुछ मेथड्स हो सकती है, सिक्वेंशियल वगैरह, और हम लोग एकेडमिक रिसर्चर्स वो यूज नहीं करते, इसलिए मैं मेरे डिस्कशंस कन्फाइन कर रहा हूँ ये 8 मेथड्स तक ही। पहले बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग की, जिसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि रिसर्च स्कॉलर यहाँ रैंडम तरीके से सैंपल का सिलेक्शन कर रहा है डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन में से। रैंडम का मतलब होता है आपके टारगेट पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, every element in your target population has got equal or fair chance of getting selected in your sample. Means what? Over here, the research scholar is unbiased. He is giving fair chance to all the elements while selecting the samples. इसमें चार मेथड्स हैं। पहली बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसको एसआरएस भी कहते हैं। इसमें दो मेथड्स हैं, एक है लॉटरी सिस्टम और दूसरी है रैंडम नंबर टेबल मेथड। टिपेट नाम के एक स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने ये टिपेट का टेबल, रैंडम नंबर टेबल तैयार किया था। और पहले के जमाने में का मतलब है जब कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उस वक्त फिर टिपेट का रैंडम नंबर टेबल यूज किया जाता था सैंपल्स का सिलेक्शन करने के लिए। मैं दोनों मेथड्स आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, लॉटरी सिस्टम। ये मेथड हमारे लिए नई नहीं है। आप में से कुछ लोग अगर मंथली वीसी जिसको कहते हैं या किटी पार्टीज जिसको कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो आपको भी मालूम है एक छोटा सा ग्रुप होता है 12-15 लोगों का। महीने में एक दिन मिलते हैं और सबके नाम की चिट्ठियां एक बाउल में डाली जाती है। इसको अच्छे से मिला के इसमें से कोई एक ड्रॉ निकाला जाता है और जिसका नाम लिखा है उसको वो किटी मिल जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन सी मेथड है। इवन आज आप रियल लाइफ में देखेंगे तो स्कूल की एडमिशन्स के लिए ये मेथड फॉलो की जाती है। जैसे नर्सरी में 50 सीट्स लेनी है एडमिशन्स और अप्लीकेशंस आ रही है 3000, तो 3000 में से कौन से 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, और वो भी बिल्कुल फेयर तरीके से, अनबायस तरीके से। तो फिर ऑफकोर्स स्कूल मैनेजमेंट एक बॉक्स में 3000 चिट्ठियां जो अप्लीकेशंस आई है बच्चों के नाम यहाँ पे डाल देती हैं, और इसमें से फिर एक एक करके 50 ड्रॉज निकाले जाते हैं, और जो 50 चिट्ठियां निकली हैं वो बच्चों को एडमिशन दी जाती है, और जिसको हम कहते हैं फेयर सिलेक्शन। अभी बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च में ये बहुत कम देखा गया है कि लॉटरी सिस्टम
कोई इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर यूज करता है, उसके कारण कुछ है। जब आप ये मेथड यूज करते हो तो आपका टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी फाइनाइट। आपको ये मालूम होना चाहिए ये 3000 इज द टारगेट पॉपुलेशन ना। तो हम लोगों के पास बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन इज नॉट फाइनाइट। इनकी चिट्ठियां बनानी है तो ऑफकोर्स यू विल बी रिक्वायरिंग सोर्स लिस्ट। तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन में 10 लाख है, ये पता भी चल गया तो भी वो 10 लाख कौन है, उनकी चिट्ठियां बनाना, 10 लाख चिट्ठियां बनाना, उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स लेके आना, उसमें से फिर 1067 का सैंपल निकालना, ये थोड़ा सा कम्बरसम टास्क लगता है। और ये कोई बेटर मेथड नहीं मानी जाती है जब सैंपल साइज आपका बहुत बड़ा है, आपका पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है और इनफाइनाइट है। इंपॉर्टेंटली ये कहाँ यूज हो सकता है लॉटरी सिस्टम? आपके सैंपल यूनिट का सिलेक्शन करने के लिए वो ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल जो दे रहा था स्कूल टीचर का, नागपुर डिवीजन में 110 आपकी सीबीएसई की स्कूल्स है, इसकी यादी आपके पास है, यानी सोर्स लिस्ट है। आपने डिसाइड किया हुआ है कि ये n इज इक्वल टू 110, इसमें से आपको सैंपल साइज लेना है, 40 स्कूल का सिलेक्शन करना है। तो आप कभी भी एक बॉक्स लेके इसमें 110 चिट्ठियां इंसर्ट करके इसमें से एक एक ड्रॉ निकाल के 40 चिट्ठियां निकाल सकते हो। और ये सिलेक्शन किसका हो रहा है? सैंपल यूनिट का हो रहा है, टीचर्स का नहीं। ओके, तो यहाँ पे सैम्पलिंग यूनिट का सिलेक्शन करने के लिए ये मेथड शायद बेटर हो सकती है। आपको बैंक्स के एम्प्लॉयज का सर्वे करना है तो कौन सी बैंक, कितनी बैंक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इसकी यादी मिलना फिजिबल है। उसमें से कितनी और कौन सी बैंक को विजिट करना है ये अगर मालूम है तो इस तरीके से वो बैंक का सिलेक्शन हो सकता है। फिर उस बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका सर्वे में समावेश कर लेंगे। तो ये मेथड शायद बेटर हो सकती है लॉटरी सिस्टम। रेस्पोंडेंट का सिलेक्शन करने के लिए शायद नहीं, पर हाँ सैंपल यूनिट का सिलेक्शन करने के लिए काम कर सकती है। दूसरी मेथड की बात करते हैं, वो है रैंडम नंबर टेबल मेथड। तो टिपेट के टेबल आते थे, मैं दिखा देता हूँ, गूगल पे शायद होगा भी। हम लोग गूगल की सर्च विंडो में है और यहाँ पे मैं टिपेट्स रैंडम नंबर टेबल टाइप कर रहा हूँ और मैं इमेजेस लेता हूँ इसकी। आपको दिख रही है कुछ टेबल्स आ रहे हैं जिसमें नंबर ही नंबर दिख रहे हैं आपको। इतने बड़े बड़े टेबल्स रहा करते थे ये, पर आज ये टेबल्स हम लोग यूज ना करते हुए हमारा खुद का रैंडम नंबर टेबल तैयार करते सॉफ्टवेयर यूज करके। और आज इवन MS एक्सेल यूज करके भी ये टेबल तैयार किया जा सकता है। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप MS एक्सेल की एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेंगे और हम हमारा टेबल तैयार कर लेंगे अभी, रैंडम नंबर टेबल। यहाँ पे आप इज इक्वल टू रैंड बिटवीन नाम से फंक्शन है, ये यूज करेंगे। और यहाँ 1 2 इफ सपोज 4 डिजिट रैंडम नंबर्स मुझे जनरेट कर रहे हैं 129999, और मैं एंटर कर रहा हूँ। ये पहला रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली और इसी को ड्रैग कर रहा हूँ वर्टिकली डाउन। तो आप देख रहे हैं ये रैंडम नंबर टेबल जो है ये तैयार हो चुका है। अभी इसको यूज कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मेथड अगर आप यूज कर रही है तो ये रैंडम नंबर टेबल जो आपने जनरेट किया हो उसका स्क्रीनशॉट आपको अनेक्शर में जोड़ना होगा तुरंत। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको। अभी वो जो एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कूल टीचर्स CBSE की, और हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं so that I should have some space to write. अभी मेरे पास सोर्स लिस्ट है स्कूल्स, और इफ सपोज नंबर ऑफ स्कूल्स आर N आर 90 और मैं सैंपल साइज चाहता हूँ 40 का,
अभी 90 में से 40 का सिलेक्शन ये मेथड यूज करके कैसे करेंगे? आपके पास सोर्स लिस्ट है, स्कूल नंबर 1 2 3 अप टू 90। ये स्कूल के नाम है आपके। This printout should be readily available with you while doing this exercise. अभी इसमें से कोई भी एक नंबर, ये टेबल में से कोई भी एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। इफ सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस रैंडमली। अभी यहाँ पे हमारा जो सोर्स लिस्ट है इसमें 2 डिजिट नंबर्स है, तो ये 4 डिजिट नंबर को हमको 2 डिजिट नंबर में रिड्यूस करना होगा। और मैं इसमें एक रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं आखिरी के 2 डिजिट्स ही यूज करूंगा इसके। तो ये आ रहे 55। तो यहाँ कहीं पे मेरा स्कूल नंबर 55 होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। दिस इज माई सैंपल नंबर 1। फिर यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, ये है 14। तो यहाँ कहीं 14 नंबर की स्कूल होगी, इसको मैं हाईलाइट करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये है 0000 नाम का तो कोई स्कूल है नहीं हमारे पास। फिर है 67, यहाँ पे कहीं पे 67 होगा, ये स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे। सो दिस पे एक एक करके आप 40 स्कूल का सिलेक्शन कर सकते हो। 54, 02, 72, 26, 13, 31, 34, 26। इस तरीके से आपको फिर यहाँ आ जाएंगे आप। 85 तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, है 85 है, 90 तक है ये। इस तरीके से आप सिलेक्शन कर लेंगे स्कूल्स का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई लॉटरी सिस्टम। नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अभी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में फिर से क्राइटेरिया जो है, आपके पास टारगेट पॉपुलेशन शुड बी फाइनाइट, आपके पास सोर्स लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल एन होना चाहिए पॉपुलेशन का साइज, आपके पास सैंपल साइज होना चाहिए स्मॉल एन, और आपके पास होना चाहिए सैंपल इंटरवल। एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। इफ सपोज मेरे पास ये एक सोर्स लिस्ट है 1 to 100 की, ठीक है। सो माय कैपिटल एन इज 100, और मैंने डिसाइड किया है कि मेरा सैंपल साइज इज 20। आउट ऑफ दिस 100 आई वांट टू सिलेक्ट 20। सो ओवर हियर आई विल डिटरमाइन सैंपल इंटरवल, जिसको स्मॉल के लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 अगर करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। फिर हम एक बाउल लेंगे और ये बाउल में 5 चिट्ठियां डाल देंगे क्योंकि ये 5 आया है। इसको अच्छे से मिला के मैं इसमें से एक चिट्ठी निकाल रहा हूँ, और इफ सपोज ये आई है 4th नंबर की चिट्ठी, तो एज यू कैन सी इन दिस सोर्स लिस्ट दिस 4 will be my first sample, and hereafter I will select every kth item. 4 is my first, and then hereafter I will select every kth. K is 5, so hereafter I will select every 5th item. So 4 plus 5 is 9, 9 plus 5 is 14. Likewise I will select every 5th item so as to get a sample size of 20. आप ये अगर ब्लू वाले काउंट करेंगे, ये 4, ये 4, 5 बार है, तो 20 का सैंपल हमारा सिलेक्ट हुआ है, एज यू कैन सी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की।
स्ट्रेटिफाइड, ये जो वर्ड है स्ट्राटा वर्ड से बना है, एंड स्ट्राटा इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। एक जैसे लोगों के ग्रुप को हम स्ट्राटा कहते हैं। यहाँ पे व्हाट डू वी डू इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग? वी डिवाइड आवर टारगेट पॉपुलेशन which is heterogeneous generally into some smaller groups. This is your strata 1, this is your strata 2, this is your group 1, and this is your group 2. And if our sample size is 500, then we will pick up few samples from this group N1 and few samples from this group N2 so as to make it as 500. Means what is stratified sampling? Stratified sampling is a process of dividing heterogeneous population into homogeneous subgroups. And after forming subgroups, we are selecting samples from each strata. Just to simplify the things, कुछ example की बात करते हैं. If suppose मुझे मेरा research question है whether IQ level of girls is more than IQ level of boys. इस सवाल का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ और ये स्कूल स्टूडेंट्स है, हाई स्कूल के 8वीं 9वीं 10वीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाई स्कूल के लड़कियों का IQ लेवल लड़कों से ज्यादा होता है क्या? तो ये सर्वे कंडक्ट करने के लिए मुझे कंपैरिजन करना है बॉयज और गर्ल्स का। तो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स in Nagpur city, this will constitute my target population, and I wish to make comparison boys versus girls. So what will I do? I will divide target population into two groups. One group is of boys and second group is of girls. And I will take some samples from boys group and few samples from girls group N2 so as to make my total sample size N, whatever it is, 1067 is suppose. If I am doing so, then I will say that I am doing stratification. So to summarize the things, stratification is the process of dividing target population into smaller groups. And each smaller group is considered as each strata. This is strata 1. And this is our strata 2. Now, while doing stratification, we need to address three questions. First, how to form strata? Second one, how to select samples from each stratum? And third, how many to be selected from each stratum? पहले बात करते हैं इसकी, हाउ टू फॉर्म स्ट्रेटा। ये आपको कॉल लेना होगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन से ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप मेल फीमेल कर रहे हैं तो आपको टारगेट पॉपुलेशन को मेल फीमेल में डिवाइड करना होगा। आप इनकम वाइज, इनकम ग्रुप वाइज कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको टारगेट पॉपुलेशन को इनकम वाइज डिवाइड करना होगा। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप। आप एज वाइज कर रहे हो, आप
एजुकेशन वाइज कर रहे हो, ऑक्यूपेशन वाइज कर रहे हो, यू नीड टू टेक अ कॉल कि आपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में क्या मेंशन किया हुआ है, आपके कंपैरिजन के क्राइटेरियाज क्या है, उस हिसाब से हम लोगों को ग्रुपिंग करना होगा. तो टू ए लार्जर एक्सटेंट हाउ टू फॉर्म स्ट्रेटा विल डिपेंड ऑन the nature of our research study and what we have mentioned in our objectives and hypothesis statements. What comparison criteria you will be using. एम्प्लॉयज का सर्वे कर रहे हो आप, तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्सेस प्राइवेट कर रहे हो आप कंपैरिजन, या फिर रेगुलर एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, ऐसा आप कंपैरिजन कर रहे हो. यू नीड टू टेक अ कॉल कि आपको ग्रुपिंग कैसे करना है. ओके. दूसरा है हाउ टू सिलेक्ट सैंपल्स. ऑफ कोर्स आपने मेल और फीमेल ये दो ग्रुप बना लिए, तो मेल ग्रुप में से आपको रैंडम तरीके से लेने हैं सैंपल्स, और आपको फीमेल ग्रुप में से भी रैंडम तरीके से सैंपल्स लेने हैं, क्योंकि ये रैंडम सैम्पलिंग की मेथड है. तीसरा है हर ग्रुप में से कितने सैंपल्स, तो इसकी दो मेथड्स हैं. जैसे आपका टारगेट पॉपुलेशन, आप बोल रहे हो कि हाई स्कूल के स्टूडेंट सही है, तो इसमें आपने मेल फीमेल यानी बॉयज और गर्ल्स दो ग्रुप्स बना लिए, दो स्ट्रेटा है. और आपका टोटल सैंपल साइज है 500 का. अभी ये 500 में से बॉयज कितने होने चाहिए और गर्ल्स कितने होने चाहिए, ये जानने के लिए दो मेथड्स हैं. आप इसको 250 यहाँ पे ले लेते हो. ये एक मेथड है, आधे आधे ले लिए सीधे. या फिर दूसरी एक मेथड है कि आपको चेक करना होगा कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन में कंपोजिशन क्या है. इफ सपोज द कंपोजिशन इज 60 to 40%, 60% are boys and 40% are girls, then we may divide this 500 का 60% is 300 boys and 500 का 40% is 200 गर्ल्स. अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, पॉपुलेशन कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए ब्रेकअप कर रहे हो सैंपल का, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. तो ये 250 यानी कि आपने डायरेक्टली 50% ले लिया, and you are not following this original composition, so we'll say that it is disproportional. Okay. Then we are having next method of sampling that is called as cluster sampling. ये भी समझा देता हूँ. क्लस्टर का डिक्शनरी मीनिंग है, इट इज नेचुरल ग्रुपिंग. यहाँ पे भी टारगेट पॉपुलेशन के आपको ग्रुप्स तैयार करने हैं. यहाँ ग्रुपिंग करना है आपको, पर स्ट्रैटिफिकेशन और क्लस्टरिंग में फर्क है. स्ट्रैटिफिकेशन करते वक्त जनरली मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यूज करते हैं, जिसमें जेंडर, एज, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस वगैरह वगैरह. पर क्लस्टर सैम्पलिंग में जनरली हम लोग जियोग्राफिक वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं. जैसे हम वो स्कूल टीचर वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, नागपुर डिवीजन इज द एरिया अंडर कंसिडरेशन, और नागपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस आते हैं, जिसमें नागपुर, अमरावती, अकोला, वर्धा एंड गोंदिया. अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने जो ज्योग्राफिक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है सर्वे कंडक्ट करने के लिए, उसको आप ग्रुपिंग तैयार कर रहे हो, और हर ग्रुप में से फिर आप नागपुर से कुछ सैंपल्स लेंगे, अमरावती से कुछ लेंगे, आप कुछ अकोला से लेंगे, कुछ वर्धा से लेंगे और कुछ गोंदिया से लेंगे. तो हमको फिर से यहाँ पे एक डिसीजन लेना होगा ना कि यहाँ से कुछ सैंपल्स N1 यानी कितने, N2 यानी कितने,
यहाँ से कितने लेने हैं, यहाँ से कितने लेने हैं और यहाँ से कितने, और इन सब की टोटल अगर आप कर देते हो तो हमको मिलेगा हमारा n. तो सपोज इट इज 1067. So we are breaking down this 1067 according to the areas, and we are dividing our total target population into some smaller appropriate groups. And this time around, we are using geographic parameters. So if you are doing so, then it is also called as your area sampling. और इसी को मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं. थोड़ा सा पिक्चर दिखा देता हूँ आपको. ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है. आप अगर विदर्भ में स्टडी कर रहे हो तो विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2. फिर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में फिर तालुका आएगा. तालुका 1, तालुका 2. जैसे ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट है तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 14 तालुका प्लेसेस है, तो ये 14 तालुका प्लेसेस. हर तालुका में 20-20 गांव है, और हर गांव में से फिर आप कुछ सैंपल्स ले रहे हो, तो आप मल्टीपल लेवल्स में तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल लेवल्स पे सैंपल्स का डिसीजन ले रहे हैं, और हर लेवल पे हम कोई ना कोई सैम्पलिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं. जैसे विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, तो आप ये भी एक कॉल ले रहे हो कि 11 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में आपके सैंपल्स है ही नहीं. सपोज आप बोल रहे हो कि सर मैं जिनका स्टडी कर रहा हूँ कि वो विदर्भ लिखा तो है, पर विदर्भ में से सिर्फ 60 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ही मेरे सैंपल्स मिलने के चांसेस है, बाकी 4 में तो मिलते ही नहीं है या फिर बहुत कम है. तो आई एम स्कीपिंग दोस 4. आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन 7. तो आपने यहाँ पे एक सैम्पलिंग की मेथड डिसाइड की है कि 11 में से 7, और यहाँ पे आप आपका जजमेंट फॉर्म कर रहे हो. उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में से, जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया, यहाँ 14 तालुका प्लेसेस, और आप बोल रहे हो कि 14 में से कोई 5 में ही मैं विजिट करूंगा क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मेरे सैंपल्स मिल रहे हैं. आपने 14 में से 5 का सिलेक्शन किया, फिर 5 सिलेक्ट करने के बाद हर एक में आपके 20-20 गाँव हैं. आप बोल रहे हैं 20-20 गाँव में तो नहीं जाएंगे, 5 में से हर एक 4-4 गाँव में ही जाएंगे. फिर से आपने डिसीजन लिया यहाँ पे. फिर गाँव में गए आप, तो गाँव में जाके जो पॉपुलेशन है गाँव की, उसमें से भी आप बोल रहे हैं कि मैं 20-20 ही लूंगा एक गाँव से. तो फिर से सपोज वो गांव की पॉपुलेशन 3000 है, तो 3000 में से 20 लिए आपने. तो हर लेवल पे आप कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज कर रहे थे सैंपल का सिलेक्शन करने के लिए. एंड इफ यू आर डूइंग सो, then we say that we are using multi-stage sampling, which is one of the case of your cluster sampling. तो यहाँ पे हमारा probability sampling का पार्ट कवर होता है, जहाँ पे हम रैंडम तरीके से सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, और इसमें 4 मेथड्स हम फॉलो करते हैं. पहली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें 2 मेथड्स, लॉटरी सिस्टम और टिपेट्स रैंडम नंबर टेबल मेथड. दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तीसरा स्ट्रैटिफाइड. चौथा आपका क्लस्टर, और क्लस्टर में एरिया सैम्पलिंग या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. अभी बात करते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की, जिसको नॉन रैंडम भी कहते हैं. यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर का पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो सकता है, या रिसर्च स्कॉलर विल बी यूजिंग हिज ओन डिस्क्रिप्शन, या फिर he may use his experience, or he may use his own judgment as well while selecting the samples from the defined target population. So it is non-random, non-probability sampling. In this, we have got 4 different methods. The first method is called as convenience sampling. So convenience typically indicate ease, asani. Asani in what? In identifying the samples, and ease in assessing the samples, or reaching up to the sample, you can say. Just to simplify the things, I'm explaining it with the help of an example. हम सब लोग लेक्चरर्स हैं, किसी न किसी कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं,
और हम लोगों को सपोज कहा गया है कि आप स्टूडेंट लेवल पे कोई सर्वे करो, तो ऑफकोर्स हम जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स ही हमारे पहले सैंपल्स हो जाएंगे, एंड नथिंग रॉन्ग विथ इट एज वेल कि आपको स्टूडेंट लेवल का सर्वे करना है और आप कॉलेज में ही काम कर रहे हो और आपके कॉलेज में ही आप 50 सैंपल का डेटा ले लोगे ना, तो विल से दैट वी हैव यूज्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सो convenience is about ease in identifying and approaching the sample. यहाँ पे ना your samples are conveniently available. You are not consuming much of the time in identifying them. पैसा बच रहा है, एनर्जी बच रही है, आपके एफर्ट्स बच रहे हैं, रिसोर्सेस आपको कम लग रहे हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे हो सकता है कि ये सैंपल्स आपके जान पहचान के भी हो और ये आपको ठीक से कोऑपरेट भी करे सर्वे में और आपको जेन्युइन डेटा दे दे. तो ये मेथड हम में से मेरे को लगता है सभी लोग अडॉप्ट तो करते ही हैं कि जान पहचान के लोगों का सर्वे में इंक्लूजन करना, नथिंग रॉन्ग विथ इट. पर मैंने देखा नहीं है किसी को कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मैंने किया है, ऐसा कोई लिखता है. सब लोग लिखते हैं कि मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया है, पर सिंपल रैंडम जैसे हमने मेथड्स देखी है लॉटरी और टिपेट टेबल. आपको मालूम है टिपेट टेबल की जानकारी भी बहुत कम लोगों को है, अभी आपको भी इससे पहले शायद नहीं होगी. तो जो मेथड मालूम नहीं वो यूज नहीं कर रहे हैं और लिखते वक्त वो लिखी जा रही है जो हम कर नहीं रहे हैं. तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट मुझे लगता है. पर कन्वीनियंस हम करते हैं, करना भी चाहिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है. जान पहचान के लोग जो आसानी से अवेलेबल है, तो कन्वीनियंस को ही हम लोग अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं. या फिर इसी को हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग भी कहा जाता है. समझा देता हूँ मैं. फ्लेवर्स बोल सकते हैं आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग के. अवेलेबिलिटी यानी दोज हु आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू यू. एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, सपोज आप कॉमन कंज्यूमर्स का सर्वे करते हैं, कुछ कंज्यूमर बिहेवियर का, और आप अपनी फैमिली के साथ सुपरमार्केट में गए हो कुछ शॉपिंग करने के लिए और आपने आपका क्वेश्चनियर को गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. तो जब आप विजिट कर रहे हो सुपरमार्केट को तो आपको दिखता है ना वहां पे सभी जो शॉपिंग कर रहे हैं वो सब आपके टारगेट रेस्पोंडेंट्स है. तो आपको वहीं पे आइडिया क्लिक होगी कि यार चलो यहीं पे कुछ सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं. आपके पास शायद क्वेश्चनियर की हार्ड कॉपी भी आपने कैरी की है, तो आप वहां पे आपके क्वेश्चन सर्कुलेट करके वहां पे जो अवेलेबल है उनसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो हम कहेंगे दिस इज अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग. क्वाइट ऑब्वियस. दोज हु वेर अवेलेबल कन्वीनियंटली यू हैव सर्वेड देम. गेटिंग मी? हैप्पैजार्ड का भी वही मतलब है कि आप you accidentally come across your respondents. कि जैसे आपको एक सर्वे करना है कि नागपुर में गूगल पे जो ऐप है उससे रिलेटेड जो लोग ये यूज करते हैं ऐप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उनका कुछ बिहेवियरल स्टडीज है आपका. तो ऑफ कोर्स आप जैसे अभी इस वर्कशॉप में हैं, लंच ब्रेक में कुछ आपकी बात हो रही है और पता चल रहा है कि यार क्यों ना इसमें से कुछ लोगों को पूछ लिया जाए कि आप में से कोई गूगल पे यूज करता है क्या, और आपको मिल जाएंगे कुछ. तो आप बोलेंगे कि सर मैं चैट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे फॉर्म की, तो आप प्लीज फिलअप कर दीजिए. तो आपको एक्सीडेंटली हैप्पैजार्ड मैनर में आपको सैंपल्स मिल गए और आपने उनका सर्वे कर लिया. तो दिस इज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग. So most commonly used, but rarely mentioned in the research studies. Then second flavor is इसको accidental sampling भी कहते हैं, चार नाम है इसके. Because you come across your samples, uh, accidentally you can say, you can come across your samples accidentally and you survey them. Then the second method is called as your judgment sampling. या इसी को purposive sampling भी कहते हैं. तो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर कुछ मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करता है कि आप
किसका सिलेक्शन करेंगे? मल्टीपल क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं। कोई भी राह चलते आदमी का आप सर्वे नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्राइटेरिया सेट कर रहे हो and whosoever is complying those with those particular criteria, you are only including those particular samples. if suppose मुझे रिटेल इन्वेस्टर्स का सर्वे करना है, ओके, या फिर जो रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स है उनका सर्वे करना है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये नेशनलाइज्ड बैंक जो है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, उनके ही रिटेल कस्टमर्स का मुझे सर्वे करना, ये क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया। एक तो नेशनलाइज्ड बैंक ही होनी चाहिए, दूसरा वो प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है, यानी गवर्नमेंट की हो सकती है, पर वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं होनी चाहिए। दिस इज माय क्राइटेरिया, ओके। और मैं ये भी डिसाइड कर रहा हूँ कि इनके वहां पे अकाउंट्स भी होने ही चाहिए ये बैंक्स में। ऐसे एक एक करके मैं मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर रहा, और इनकी एज 18 के ऊपर ही होनी चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया। और ये बैंक जो है ये अर्बन एरियाज में ही होनी चाहिए, रूरल का मुझे लेना नहीं है। सिर्फ बहुत सारे क्राइटेरियाज में सेट कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, ये क्राइटेरिया सेट करके मैं ये बैंक को पर्पसफुली विजिट करूंगा। कि जैसे सपोज एसबीआई, और वहां एसबीआई में बैंक के अंदर जाके मैं चेक करूंगा कि वहां पे जो वेटिंग रूम में बैठे हैं या फिर वहां पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्यू में खड़े हैं, उन लोगों को कंफर्म कर लूंगा कि वेदर दे आर complying with the set criteria, and then I will survey there. So what is happening over here? I've taken a judgment कि मैं किसका सर्वे करूं। कैसे राह चलते आदमी का इंक्लूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ, पर्पसफुली एक जगह विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो रेस्पोंडेंट है वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेंगे, ऐसे राह चलते कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैं घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे नहीं कर सकता हूँ। मैं सुपरमार्केट में जाके कहीं पे भी पार्किंग लॉट में खड़ा रह के वहां पे सर्वे नहीं कर पा रहा हूँ कि जो भी आ रहा है उसको क्वेश्चनर दे दिया। यहाँ पे आपको मालूम है कि आपके रेस्पोंडेंट्स एक विशिष्ट जगह पे मिलेंगे, जैसे बैंक्स में ही मिलेंगे। वैसे ही मुझे इफ सपोज जंक फूड ईटिंग हैबिट्स पे कुछ सर्वे करना है, और वो भी मैं यूथ लेवल पे ही सर्वे करना चाहता हूँ, ओके। तो ऑफ कोर्स मैं जहाँ पे ये जंक फूड बेचा जाता है ऐसे रेस्टोरेंट्स में पर्पसफुली विजिट करूंगा, चेक करूंगा कि जहाँ पे डाइन इन के लिए जो कस्टमर्स आए उसमें चेहरे से तो पता चल जाएगा कि यूथ कौन है नहीं है। ये सब मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करके मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा सैंपल कहाँ मिलने वाला है, वो आइडेंटिफाई करके उस स्पेसिफिक जगह पे ही मैं विजिट करके सैंपल का सिलेक्शन करूंगा। इफ सपोज मुझे मॉर्निंग वॉकर्स का सर्वे करना है, ओके, जो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनका कुछ स्टडी करना है मुझे, तो ऑफकोर्स मैं पर्पसफुली सवेरे उठूंगा 5:30-6 बजे, और जहां जहां नागपुर में ये पार्क्स है या फिर जॉगिंग ट्रैक्स है, वहां पर्पसफुली एक एक दिन विजिट करना शुरू करूंगा, और वहां पे जो ट्रैक सूट में वगैरह दिख रहे हैं, एक्चुअल वॉक ले रहे हैं, उन लोगों को मैं सर्वे करूंगा। तो मैं पर्पसफुली विजिट कर रहा हूँ, और एक स्पेसिफिक डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन पे जो मेरे क्राइटेरियाज को कंप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। इवन पेशेंट्स के स्टडीज, आपको ही मालूम है कि डायबिटिक पेशेंट्स का स्टडी करना है तो आपको डायबिटिक सेंटर पे जाना होगा ना, और वहां पे आपको वेटिंग रूम में जो बैठे हैं वो आपके टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स होंगे। तो आप जो लोग जिम करते हैं उनका आपको अगर कुछ सर्वे करना है तो आप स्पेसिफिकली जिम में विजिट करोगे ना, या कोई विशिष्ट डिसीजेस के जो पेशेंट्स है, आपको मालूम है कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे आप पर्पसफुली विजिट करोगे। आपको ये चेक करना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो बिलीव करते हैं उनका कुछ स्टडी करना है, तो आपको आपको आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके यहाँ जाएंगे आप, वहां पे जो वेटिंग रूम में बैठे हैं उनका आप सर्वे में समावेश करोगे। तो स्पेसिफिकली यू डिसाइड ऑन कि आपके सैंपल्स कहाँ मिलेंगे, विशिष्ट जगह पे मिलने वाले हैं, एंड दोज हु आर complying with some criteria, only those you will select for your research study. Then you are following purpose of sampling. Then the next method is quota. Quota, you know very well, it is about fixing a number. It's called as quota. यहाँ पे ना ये स्ट्रैटिफिकेशन जैसा ही है, आप टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो। इफ सपोज बॉयज और गर्ल्स में आपका सैंपल साइज 500 का है,
टोटल सैंपल साइज। आप अभी डिसाइड कर लो कि बॉयज में से कितने लेने हैं, ये सपोज 300, और गर्ल्स में से कितने लेने हैं, ये सपोज 200। तो आपने ये नंबर फिक्स किया है कि हर ग्रुप में से कितने। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोटा। आप बोलेंगे अभी सर सर्टिफिकेशन में भी तो यही बताया था आपने। ऐसा नहीं है। अभी बॉयज की संख्या, ये टारगेट पॉपुलेशन सपोज है 5 लाख, ओके, और बॉयज की संख्या 5 लाख में से 3 लाख, और गर्ल्स की संख्या है सपोज 2 लाख। तो आप ये 3 लाख में से 300 का सिलेक्शन अगर रैंडम तरीके से करते हो तो हम कहेंगे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और 3 लाख में से 300 का सिलेक्शन नॉन रैंडम तरीके से आप कर रहे हो तो हम कहेंगे हम कोटा सैम्पलिंग कर रहे हैं। So this is the little difference between stratification and quota. Then the last method is called as your snowball sampling. स्नोबॉल को ही रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप रेफरेंसेस के थ्रू सैंपल्स लेते हो। आपके सैंपल्स रेयर होते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तो आप एक सैंपल आइडेंटिफाई करते हो और उससे रेफरेंस लेके दूसरे सैंपल का सिलेक्शन करते हो। मैंने ये किया था मेरे एक स्टडी में। नागपुर यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स ने पिछले 15 साल में एमबीए किया है, उनके मुझे एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स प्लॉट करने थे, और मेरा ईयर लिए थे मैंने 2022 से लेके 2015 के बीच में जिन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, वो स्टूडेंट्स का मैंने एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड प्लॉट किए थे। तो ऑफ कोर्स अभी मैं कुछ सैंपल 2000 की बैच से लूंगा, 2001 से कुछ लूंगा, 2002 की बैच से मुझे कुछ सैंपल्स लेने होंगे, 2003 लाइकवाइज, 2015, और मेरा टोटल सैंपल साइज था 684 का। ये बार्टलेट से आया था, पार्ट। अभी मैंने ये 684 का ब्रेकअप कर दिया था। 2000 की बैच में से मुझे याद है अभी भी मैंने 29 सैंपल्स लिए थे, 2001 की बैच में से 37, लाइकवाइज कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे मैंने। तो ये जो मैं फिक्स कर रहा हूँ कि हर बैच में से कितने, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कोटा। यानी मैंने कोटा सैम्पलिंग की है यहाँ पे। दूसरा, अभी 2000 के बैच में से मुझे 29 सैंपल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो ऐसे एमबीए स्टूडेंट जिन्होंने 2000 में एमबीए पास आउट किया था नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह थे नहीं, और इनके ईमेल आईडीज वगैरह वो सब लैप्स हो गए थे सब। तो मैंने फिर 2000 में जो कॉलेज एमबीए के अस्तित्व में थे, उस वक्त 8 कॉलेज थे नागपुर सिटी में, उन कॉलेजेस को विजिट किया, और वहां पे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे जो 2000 में भी पढ़ाते थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि सर आपके कांटेक्ट में 2000 बैच का कोई है क्या बंदा जो आपको टीचर डे के दिन वगैरह विश करता हो या अभी भी रेगुलर कांटेक्ट में। तो वो एक आध लेक्चरर से कोई एक आध का कांटेक्ट मिल जाता था, और वो एक का कांटेक्ट मैंने लिया, उसका सर्वे किया, सर का रेफरेंस देखे, तो उसको पूछा कि भाई तेरे बैच में से तेरे फ्रेंड्स में से कोई कांटेक्ट में है क्या। उसने कहा हाँ सर ये 2 लोग मेरे कांटेक्ट में है। फिर मैंने ये दोनों को कांटेक्ट किया, इनका सर्वे किया, और इनको पूछा कि भाई तुम्हारे कांटेक्ट में और कोई है क्या। तो ऐसे करते करते मेरा सैंपल साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। तो मैं रेफरेंसेस के थ्रू, इससे रेफरेंस लिया इनका, इससे रेफरेंस लिया इनका, ओके। तो मैं रेफरेंसेस के थ्रू सैम्पलिंग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 मेथड्स। पहली कन्वीनियंस, जिसको एक्सीडेंटल, हैप्पैजार्ड और अवेलेबिलिटी कहते हैं। दूसरा जजमेंट या फिर पर्पसिव। तीसरा कोटा, और चौथा स्नोबॉल। So here I am done with my inputs on methods of sampling या techniques of sampling. आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर इसका पर्टिकुलर कोई प्रूफ वगैरह है क्या कोई? सर
हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी। बुक मिलेगी क्या पढ़ने के लिए ऐसे? क्या बोल रहे हैं? इसकी कोई एक पब्लिकेशन बुक वगैरह है क्या पढ़ने के लिए? सर सॅम्पलिंगसाठी सर, कोणतं पुस्तक आहे का विचारतात ते. अच्छा, बुक्स तो बहुत सारी है। आप कौन से डिसिप्लिन को बिलोंग करती है? सीआर कोठारी एक है जिसमें सैम्पलिंग दिया है। बाद में चावला सोंधी की एक किताब है सैम्पलिंग। हर रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब में आपको सैम्पलिंग का चैप्टर मिल जाएगा। जैसे मैंने चावला सोंधी का बताया, विलियम जिकमंड है जो मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली, हर किसी सर किताब में आपको चावला सर चावला सोंधी, SONDHI, इवन सीआर कोठारी में भी मिल जाता है। RM की कोई भी बुक, रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई भी बुक पढ़िए आप, उसमें सैम्पलिंग का होता ही है एक चैप्टर। अच्छा रंजीत कुमार की एक है सोशल साइंसेस में, अगर आप रिसर्च कर रही हैं तो रंजीत कुमार की एक बुक है जो बहुत चलती है। थैंक और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर एक्चुअली अब मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से PhD कर रहा हूँ सर। एक्चुअली अभी मिक्स अप्रोच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और बोथ नॉन प्रोबेबिलिटी बोथ मेथड्स आर यूज्ड। तो इसका कोई एग्जांपल बता पाएंगे जिसमें दोनों मेथड्स एक साथ यूज कर सकते हो, अगर स्मॉल लोडिंग फार्मर्स के मामले में अगर हमको रिसर्च करनी है तो? देखिए सर, ये तो रियल लाइफ में इट इज प्रेटी कॉमन। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था 8 मेथड्स, और आप रिलेट कर रहे थे शायद अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ। यस सर। तो ये जनरली होता है कि मल्टीपल मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, पर लिखते वक्त हम एक ही मेथड लिखते हैं। तो हम लोग जो भी मेथड्स है, जैसे हो सकता है देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि आप 2-3 मेथड से सैंपल सिलेक्शन कर रहे हो। हम्म। कुछ सैंपल्स आपको कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, कुछ जी। आपको पर्पसली मिल जाते हैं। तो आप अगर मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हो तो आप एक अकाउंट मेंटेन करिए सर, कि टोटल सैंपल साइज में से कौन से कितने सैंपल्स आपने कौन से मेथड से यूज किए। तो यू कैन मेंशन कपल ऑफ मेथड्स। 2-3 मेथड से अगर आप कर रहे हो तो आपने मेंशन करना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि आपने एक ही मेथड मेंशन करनी चाहिए। ओके। मल्टी स्टेज तो हम में से सभी करते ही है सर, मल्टी स्टेज ही करते हैं हम लोग तो। जी सर। ऐसा कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें मल्टीपल स्टेजेस नहीं होती। ज्योग्राफिक एरिया को पहले डिवाइड करेंगे, फिर डेमोग्राफिक डिवीजन होगा। जी। तो ओके। स्ट्रैटिफिकेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट सर। स्ट्रैटिफिकेशन लिखना ही है सभी को, उसके बाद फिर रेस्पोंडेंट का सिलेक्शन कैसे किया, दैट इज द इवेंचुअल लेवल ऑफ सैम्पलिंग यू कैन से। और वहां पे कन्वीनियंटली करते हैं जनरली, या पर्पसली करते हैं। रियल लाइफ में जो देखा गया है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी ही देखी जाती है रियल लाइफ में। थैंक यू सर। Anyone else? No questions? Okay. Sir, I think questions संपलेत. ठीक है मैडम। Okay, sir. Sir, once again, thank you so much, sir, for all the 9 deliberations on sampling, reliability, validity, questionnaire designing, and other topics. So, thank you so much, sir. थैंक यू मैडम। Yes. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर यस टू सर, तुमचा नंबर आणि यस सर, आपका नंबर और मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा सर. मैं चैट बॉक्स में प्लेस कर रहा हूँ। ओके. यस. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So, thank you, madam, for giving the opportunity. Thank Thank you you And so much, sir. I Thank you. and I extend all the best to all the research scholars for your research journey ahead. अगर कुछ help लगती है तो I have already shared my number. Kindly feel free to discuss. All the best, guys.
Thank you. Thank you, Thank sir. you so Thank you, much, sir. sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, all of you. Now you can proceed for your lunch break. We will meet at 2 o'clock. Thank you.